Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum दोस्तों. Welcome to the 29th episode of the Quarantine Show on the Green Team. और आज का शो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा स्पेशल है और सोहेल खान ग्रीन टीम की पहचान हमारे साथ हमेशा की तरह मौजूद है. मैं शाहजेब अली आपके साथ और सोहेल खान आज हमारे मेहमान का तारुफ करवाएंगे कि कौन है हमारे साथ. और सोहेल खान इसीलिए तारुफ करवाएंगे कि सोहेल खान को आपने ऑन स्क्रीन भी इनके साथ देखा है, काफ़ी इंटरेक्शन है. ओवर टू यू सोहेल भाई. बिल्कुल। आज हमारे साथ एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद है जिन्होंने अपने करियर का अगर हम बात करें, आवाज़ तो मॉडलिंग से किया और हमने काफ़ी सारे पाकिस्तानी ड्रामास में भी देखा, लेकिन उसके बाद स्पोर्ट्स एंकरिंग में अपनी पहचान बनाई और बीइंग अ होस्ट हम इन्हें देखते हैं, एज एन एनालिस्ट हम इन्हें देखते हैं और बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स भी इन्होंने कवर की है. बहुत सारे मेमोरेबल पाकिस्तान के मैचेस भी कवर किए हैं. हमारे साथ मौजूद है सवेरा पाशा. सबसे पहले हम इन्हें वेलकम कहेंगे और कहेंगे अस्सलाम वालेकुम. थैंक यू. वालेकुम अस्सलाम. कैसे हैं सोहेल आप? मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक, और उम्मीद है आप भी ठीक होंगी. और पहले तो ये बताइए कैसा गुजर रहा है आजकल का वक्त. रमज़ान भी है और जो हालात हैं तो किस तरीके से वक्त गुजर रहा है. स्पोर्ट्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, हम क्या आसान अल्फाजों में कहें तो. बहुत बहुत मुश्किल से गुजर रहा है वाकई. जिन लोगों को काम करने की आदत होती है, जिन लोगों को रोज उठ के शायद स्टेडियम जाने की आदत होती है या मैचेस देखने की आदत होती है, कोई ना कोई दुनिया में कहीं ना कहीं क्रिकेट हो रही होती है, वो देखने की आदत होती है. इस वक्त जो कुछ नहीं दिख रहा तो बहुत मुश्किल है वाकई. इट इज वेरी टफ. बिल्कुल आपने ठीक कहा. थोड़ा सा मैं जी शाहजेब आप बात कीजिए. ठीक है. अच्छा सर, आपसे मैं जानना चाहूंगा रिसेंट एक्सपीरियंसेस के हवाले से. ईएसएल में इस बार हमने आपको एक डिफरेंट रोल में देखा. आप 106.2 के साथ थी, डिफरेंट वेन्यूज पे थी. हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? क्योंकि इतने बिजी स्केड्यूल में आप थी, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन सब कुछ खत्म हो जाना, घर में बंद हो जाना, एक ये दोनों टोटली अपोजिट है. सबसे पहले तो ये बताइएगा कि हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस वर्किंग विद एफएम 106.2 और फिर पीएसएल अपने होम ग्राउंड में तमाम मैचेस कवर करना. दैट वाज समथिंग रियली इनक्रेडिबल. शाहजेब, इट वाज वंडरफुल. मुझे पहले शुरू में लग रहा था कि रेडियो मैं कैसे करूंगी. रेडियो तो करना बहुत मुश्किल होता है. आपको बहुत अच्छी आवाज आनी चाहिए, आपकी आवाज बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपकी बातों में बहुत क्लैरिटी होनी चाहिए. तो जो 106.2 के जो टीम है, जो ओनर्स हैं, उन्होंने मुझे जो है ये कॉन्फिडेंस दिया कि क्लैरिटी तो है, आप इतने अरसे से होस्टिंग तो कर ही रही हैं, बस अब ये कि आप एक्सप्रेशन देना चाहें तो देती रहिएगा एक्सप्रेशन, नहीं देने तो नहीं दीजिएगा, आप दिखेंगी नहीं, आप सुनाई देगी. बट मजे की बात ये कि ये सिर्फ रेडियो पे नहीं था जो मैं काम कर रही थी, उनके सोशल मीडिया पे जा रहा था, 106.2 के फेसबुक पे जा रही थी रेगुलर, जो कि मैं इंटरव्यूज कर रही थी. टॉस के बाद दोनों कैप्टन का इंटरव्यू होता था, मैन ऑफ द मैच और विनिंग कैप्टन का इंटरव्यू होता था. तो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक टीवी. कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं लगा मुझे. अच्छा, अगर आपकी जर्नी की बात की जाए तो वो एक तरह से बीइंग अ मॉडल और एज एन एक्ट्रेस स्टार्ट हुई. पाकिस्तान के बड़े ज़बरदस्त सुपरहिट ड्रामास में भी आप हमें नज़र आती रहीं. स्पोर्ट्स से आपका ताल्लुक बचपन से रहा, कैसे शौक हुआ एक्टिंग करते करते कि आप स्पोर्ट्स में आई? थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताइए ओवरऑल. अच्छा, जर्नी देखिए, मेरी जर्नी शुरू होती काफी बचपन से. अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स की नहीं, अगर मैं ड्रामाज और एक्टिंग की बात करूं तो मेरे दोनों पेरेंट्स जो हैं वो, उनका पीटीवी से ताल्लुक रहा सारी जिंदगी. मतलब जब से मैं पैदा हुई मैंने तो उनको पीटीवी में देखा. पीटीवी में दोनों प्रोड्यूसर थे, काजिम पाशा और फहमीदा नसरीन. दो बड़े नाम हैं पाकिस्तान टेलीविजन के या पाकिस्तान ड्रामा इंडस्ट्री के. तो मैं लोगों को वही कहती हूँ, अक्सर कभी मेरी बात होती है, मैं 6 महीने की थी जब मैंने पहली दफा ड्रामे में काम किया था. तो मतलब मैं 6 महीने से कैमरा फेस करती आ रही हूँ. तो उस 6 महीने के बाद फिर हमारे यहाँ एक बहुत स्ट्रिक्ट चीज थी कि पढ़ाई खत्म जरूर करनी है, क्योंकि वंस आपको कमाने की आदत लग जाती है ना तो फिर आपसे पढ़ाई नहीं होती. जब आपके पास अपने हाथ में पैसे आ रहे होते हैं ना, फिर आप सोचते हैं क्या पढ़ाई करनी है. तो पढ़ाई कंपल्शन थी कि उससे पहले कोई काम नहीं शुरू करना. बट बीच बीच में जब जब समर वेकेशंस होती थी या कुछ होती थी, तो समर वेकेशन पे मैंने एक फुल फ्लेज चाइल्ड स्टार, उसमें चाइल्ड स्टार कैपेसिटी में एक मैंने ड्रामा नदीम साहब के साथ किया था. नदीम बेग जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री का बहुत बड़ा नाम है, उनकी बेटी बनी थी मैं. फिर पढ़ाई बीच में आ गई. जब मेरा एमबीए खत्म हुआ तो मेरे पास दो ऑप्शंस थे. या तो मैं बैंक ज्वाइन करूं, क्योंकि एक प्राइवेट बैंक में मेरी जॉब हो गई थी, और दूसरी तरफ मुझे जियो टीवी की तरफ से, जियो एंटरटेनमेंट की तरफ से एक प्रोजेक्ट ऑफर हुआ था, विच वाज अ वेरी 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 अमेजिंग प्रोजेक्ट. और वो मुझे बहुत टेम्पटिंग लग रहा था, क्योंकि उसमें पूरे पाकिस्तान आपने एक बस में घूमना था. तो बड़ी बहस मुबाइसा हुआ, अब्बू से बातचीत बंद हुई,
बिकॉज अब्बू हमेशा चाहते थे इनिशियली, क्योंकि मेरे अब्बू स्टेट बैंक में होते थे, तो उनको हमेशा से था कि कोई एक बच्चा तो कहीं कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाए। तो उनको मुझसे बड़ी उम्मीद थी कि इसने एमबीए कर लिया है, मैंने एमबीए मार्केटिंग में किया, तो उनको बड़ी उम्मीद थी कि ये जो है ये मेरा वो ख्वाब पूरा करेगी और ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जाएगी। बट ऐसा नहीं हुआ और मैंने वो चूज कर लिया। सतरंगी नाम था उस ड्रामे का, जियो टीवी से, जियो एंटरटेनमेंट से वो आया था, और वहां से मेरी ये एंटरटेनमेंट की जर्नी शुरू हुई। 2011 में ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे बिल्कुल नहीं पता कि किस तरह मेरी सीवी जियो सुपर तक पहुंची, किस तरह उन लोगों को पता चला कि मुझे स्पोर्ट्स का शौक है। स्पोर्ट्स का शौक मुझे इस तरह से था कि मैं बिल्कुल नेशनल स्टेडियम के पीछे रहती हूँ। मतलब मेरा घर है अम्मी अब्बू का और मेरे घर के बिल्कुल सामने नेशनल, इतना सामने है कि हम अगर टीवी की आवाज म्यूट कर लेते थे तो हमें डायरेक्ट शोर की आवाजें सुनाई देती थी स्टेडियम से। सो वो इंटरेस्ट बिल्ड होता रहा, क्योंकि अम्मी अब्बू पीटीवी में थे और पीटीवी मैचेस कवर करता था, तो मैचेस पे जाना कोई बड़ा मसला नहीं था। और जब जब मैचेस पे जाना मसला हुआ तो मैं टिकट खरीद के गई, मैं जनरल इंक्लोजर में भी बैठी, मैं ब्लैक में टिकट खरीद के भी गई। और एक मैच मुझे याद है विच वाज पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, तकरीबन 350 पे 350 चेस कर लिए थे इंडिया ने। नेशनल स्टेडियम कराची में वो मैच खेला गया था, सचिन सहवाग वगैरह सब थे उस मैच में। और वो दिन था जिस दिन मैंने डिसाइड किया कि मैं इंक्लोजर से बैठ के मैचेस नहीं देखूंगी, मुझे अंदर जाना है ग्राउंड में। एंड दैट वाज द डे व्हेन आई डिसाइडेड कि नहीं, अब मैंने कुछ करना है। टाइम निकल गया था, मैं यूनिवर्सिटी में थी उस वक्त, मैं क्रिकेटर नहीं बन सकती थी, बट और अदर ऑप्शंस जो थे वो मैंने सारे एक्सप्लोर किए और ये ऑप्शन मेरे सामने आया। और इसी तरह जियो सुपर पे मेरा करियर 2011 के वर्ल्ड कप से शुरू। अच्छा समीरा, आपके हवाले से अगर बात की जाए तो पहले तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट था क्रिकेट फॉलो करने में, जैसे आपने बताया कि नेशनल स्टेडियम के पीछे ही आपका घर था, आपका काफ़ी आना जाना रहता था। एक वो सवेरा पाशा और एक वो सवेरा पाशा जो बीइंग पार्ट ऑफ ब्रॉडकास्ट टीम जब नेशनल स्टेडियम में, यूसी स्टेडियम में, जिसमें आपने बचपन में जनरल इंक्लोजर्स में बैठ के मैचेस देखे थे, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस कि यू आर द पार्ट ऑफ ब्रॉडकास्ट टीम और पाकिस्तान के टॉप क्लास क्रिकेटर्स को आपने इंटरव्यू किया था। मैं बात कर रहा हूँ उस वक्त जो हमारे पास फैसल बैंक T20 होता था, आरबीएस T20 होता था, उसका स्टैंडर्ड अगर आप आजकल की पीएसएल से करते हैं तो 19-20 ही शायद होगा। इतना जबरदस्त और एंटरटेनिंग मैचेस वो होते थे, उसमें हम आपको देखते थे डिफरेंट प्लेयर्स के साथ। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? इट वॉज वंडरफुल शाज़े, बहुत मजा आया। मतलब क्योंकि एक मैं अपनी हार्ड लक ये कहूंगी कि क्योंकि मैंने 2011 में स्टार्ट किया तो तब तक इंटरनेशनल क्रिकेट बैन हो चुकी थी पाकिस्तान में। सो इंटरनेशनल क्रिकेट का एक्सपोजर वो मुझे इन हाउस नहीं मिल सकता था, मुझे कहीं ना कहीं बाहर निकलना था उसके लिए। मगर विद इन पाकिस्तान जो डोमेस्टिक इवेंट होता था ऐसा नहीं होता था कि मैं वहां मौजूद ना हूँ, चाहे ब्रॉडकास्टिंग कैपेसिटी में मौजूद हूँ और अगर नहीं हूँ तो अपनी नॉलेज के लिए वहां जरूर मौजूद होती थी। तो वो इतने मजे का एक ट्रांजिशन था कि मुझे 2-3 दफा ऐसा हुआ कि स्टैंड से आवाज आई, नाम की आवाज तो काफी दफा आती थी और मैं पलट के नहीं देखती थी, बिकॉज यू नो कभी भी कोई भी आवाज लगा सकता है, बट कोई जानी पहचानी आवाज मुझे सुनाई दी। तो मैं जो उस मैच का बता रही थी, वो जो पाकिस्तान इंडिया का मैच जो हम देखने गए थे, तो हम लोग को यूनिवर्सिटी के 140 लोगों को मैं लेकर गई थी। मैंने वो टिकट्स अरेंज करके, मतलब खरीदे थे सबने, बट इतने सारे टिकट्स मैंने अरेंज किए थे। उसमें एक मेरा क्लास फेलो था, उसकी आवाज थी वो। और मैं आई रिमेम्बर कि मैं उस वक्त वर्ल्ड 11 कवर कर रही थी जब उन्होंने करवाई थी, डॉक्टर शाह ने जो वर्ल्ड 11 करवाई थी, वो वर्ल्ड 11 जो है बिल्कुल 2012 मैं वो कवर कर रही थी। तो एक आवाज आई स्टैंड में से और मैंने जब पलट के देखा तो उस पूरे यूनिवर्सिटी के ग्रुप में से वो मेरा एक कलीग था, एक दोस्त था मेरा, और वो कहने लगा मुझे याद है कि तुमने वहां बैठ के कहा था कि मैं अब बाहर से करूंगी, मैं अब स्टेडियम, अब मैं इंक्लोजर्स में नहीं बैठूंगी। और वाकई वो हो गया। सो बहुत बहुत मजे का ट्रांजिशन, बहुत मजे का फेज। ये जो क्रिकेटिज्म मैं सामने देखती हूँ, इनिशियली इन लोगों से बात करना बहुत आसान होता था जब तक हम छोटे थे। हम बहुत छोटी एज पे ये होता था कि पीसी में रुकती थी आके टीम, इन क्रिकेटर्स को अप्रोच करना बहुत आसान होता था। आप कॉल करके कहते थे हमें फलाने क्रिकेटर से बात करनी है। आई रिमेम्बर मैं अपनी दोस्त के साथ एक दफा, मेरी दोस्त सकलैन मुश्ताक की बहुत फैन थी, तो मेरी दोस्त ने स्केच बनाया था उनका और मैं अपनी दोस्त के साथ देने गई थी। सो अब जब मैं सखी भाई से बात करती हूँ स्पोर्ट्स रिपोर्टर या स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट या स्पोर्ट्स एंकर की कैपेसिटी में, तो वो इंटायरली डिफरेंट हो जाती है बिल्कुल बात। अच्छा, जियो सुपर पे जब आपने अपना कैरियर स्टार्ट किया तो आपने होस्टिंग भी की और कुछ अरसे ठंडा गर्म की होस्टिंग की और काफ़ी बड़े बड़े मतलब लेजेंड्स के साथ आपको मौका मिला शोज करने का। तो वो बताइए कि जब आप आई तो आपको कैसा रिस्पांस मिला था लोगों की तरफ से, और जब आप शुरू में जब इस फील्ड में आई तो जो उस वक्त आपके कोलीग्स बने जियो सुपर पे, उन्होंने आपको कैसा रिस्पॉन्स दिया? टफ टाइम था या ईजी था?
थोड़ा वो एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। इतना इजी नहीं था और इतना मुश्किल भी नहीं था। एक पहली जो सीढ़ी पार करनी होती है वो होता है कैमरा फेस करना। उसकी मैं आदी थी, मुझे कैमरा फेस करना आता है। मगर दूसरी जो सीढ़ी थी वो सबसे ज्यादा मुश्किल थी, विच वाज लाइव शो करना, एक IFB आपके कान में लगी हुई। और मुझसे अगर मैं किसी से अगर बात कर रही हूँ और इस वक्त मेरे कान में कोई कुछ बोलना शुरू कर दे तो मैं बिल्कुल पॉज हो जाती हूँ। तो मेरे प्रोड्यूसर्स को शुरू में ये बात पता नहीं थी, फिर इवेंचुअली जैसे जैसे हम साथ काम करते रहे तो उनको पता चला कि जिस वक्त लेट्स से मैं इंट्रो दे रही हूँ, इंट्रो के बीच में मेरे कान में कोई बात नहीं करनी है, वरना मैं वही रुक जाऊंगी, मेरा दिमाग एकदम से ब्लैंक हो जाएगा। तो ये तो एक स्ट्रगल थी। मगर स्पोर्ट्स में लड़की का आना, बिकॉज मुझसे पहले बहुत अरसे पहले फरिश्ते असलम थी और आलिया रशीद थी। ये दो बड़े नाम थे जो मुझसे पहले स्पोर्ट्स में मौजूद थे फीमेल, और उसके बाद एक बहुत बड़ा गैप आ गया था, गायब हो गई थी ये दोनों और पता ही नहीं था कि कहाँ है। आलिया जी ने भी ब्रेक ले लिया था बीच में, फरिश्ते तो बिल्कुल ही गायब हो गई थी, फरिश्ते कॉर्पोरेट वर्ल्ड में चली गई थी, मोस्ट प्रॉब्ली यूनिलिवर वगैरह में जॉब कर रही थी कहीं। तो आना स्पोर्ट्स की फील्ड में और उसके बाद लोगों को कन्विंस करना कि मुझे एक्चुअली स्पोर्ट्स का पता है, ऐसा नहीं है कि मेरे कान में कोई कह रहा है। फिर इनिशियली आपके कलीग्स जो हैं वो आपको एक्सेप्ट नहीं करते कि ये कहाँ से तुम बच्ची उठा के ले आए हो, ये क्या बताएगी स्पोर्ट्स के बारे में। इस तरह के भी जुमले मुझे सुनने को मिले शुरू में। बट देन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, लोगों को ट्रस्ट होता गया। सबसे पहले आपके कलीग्स को ट्रस्ट होना बहुत जरूरी है। मेरे कलीग्स ने बहुत जल्दी मुझ पर ट्रस्ट किया और सबसे अच्छी बात यह कि मैं बहुत लकी थी कि मैं जायंट्स के साथ काम कर रही थी। शुरू में उनसे बड़ा डर लगता था, यू नेम इट, वहीद खान, मिर्जा इकबाल बेग, माजिद भट्टी, ये 3 बड़े बड़े बुर्ज थे और हैं बुर्ज स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के। इनके साथ जब मुझे काम करने को मिला तो इनिशियली मुझे बड़ा पहले तो एक डर था कि इनके सामने मैं कोई गलत बात ना बोल दूं, क्या मैं इनके सामने बात करूंगी, मेरी कोई औकात ही नहीं है। बट इवेंचुअली जब उन्होंने रियलाइज किया कि नहीं मैं वाकई सीरियस हूँ और मैं पार्ट टाइम ये काम करने नहीं आई हूँ, क्योंकि बहुत सारी लड़कियां बीच में आई और गई इसी तरह कि हम तो सिर्फ ऐसे शौकिया करने आए। मैं शौकिया नहीं करने आई थी, मैं करियर बनाने आई थी यहाँ पे। और जब उन्होंने इस बात को रियलाइज किया, सो लेट मी टेल यू, मेरी इतनी मदद की, मतलब जितना मैंने आज मैं कहती हूँ कि मैंने सीखा है, इट इज बिकॉज ऑफ वहीद खान एंड माजिद भट्टी। इन दोनों के साथ जो ठंडा गरम शो की जो मैंने टेबल शेयर की है, मैंने बहुत सारी चीजें सीखी हैं। ठीक ठीक। अच्छा सवेरा, अनस चिश्ती का कमेंट है, वो कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम, क्वेश्चन टू सवेरा पाशा के व्हाट डू यू थिंक द मेजर चेंजेस विल अकर इन क्रिकेट आफ्टर दिस कोविड-19 एंड्स। क्या समझते हैं कितनी चेंजेस आएंगी? सबसे पहले तो अनस ये सोचने वाली बात है कि व्हेन वुड दिस एंड। मुझे तो ये कोविड-19 इस वक्त खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा। खत्म होने का मतलब ये है कि दुनिया में एक भी बंदा इस वायरस से इन्फेक्टेड ना हो, क्योंकि एक भी होगा तो वो फिर फैला देगा। बट जब क्रिकेट स्टार्ट होने की बात होगी, इनिशियली मुझे लगता है कि क्रिकेट क्लोज डोर्स के पीछे स्टार्ट होगी और हो जानी चाहिए, क्योंकि अभी मैं रिसेंटली जो CEO PCB हैं वसीम खान, उनका इंटरव्यू सुन रही थी और तो मुझे यही पता चला कि अगर तो लेट्स से वर्ल्ड T20 नहीं होता तो वर्ल्ड T20 ना होने के इन रिगार्ड सारे बोर्ड्स को तकरीबन 15 से 20 मिलियन डॉलर का नुकसान होगा, जिसकी वजह से बहुत सारे बोर्ड्स कोलैप्स कर सकते हैं। तो कोलैप्स करने से बेहतर है कि क्लोज डोर सारी प्रोटोकॉल्स लेके, सारी SOPs प्रॉपर करके और क्लोज डोर क्रिकेट फिर शुरू कर देनी चाहिए। हाँ, एक चीज बहुत मुश्किल हो जाएगी, बॉल नहीं चिपका सकेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा और ये बात है बॉल के हवाले से जो कही जा रही है। अच्छा, आपके करियर में एक और बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम रहा, वो था सुपर क्लासिक, जिसमें पाकिस्तान के बड़े क्लासिक मैचेस को रिविजिट किया जाता था। बड़ी उसके लिए रिसर्च की भी ज़रूरत रहती है, बड़ा टफ प्रोग्राम एट सम एक्सटेंट था वो एक्सपीरियंस, खासतौर पर उस प्रोग्राम का, जिसके बाद पर आपको बहुत सारे पाकिस्तान के मैचेस भी रिलीव करने का मौका मिला। सुहेल, बहुत मजे का, वो दैट शो इज रियली क्लोज टू माय हार्ट। इस वजह से क्योंकि आप कहते हैं ना कि हम जिस जनरेशन में हम पले बड़े, हमें उन मैचेस का पता था, जो मैचेस मैंने लाइव देखे थे, जितनी नॉलेज मुझे उन मैचेस के बारे में थी वो दूसरे मैचेस के बारे में नहीं थी जिनके बारे में मैंने पढ़ा हुआ था। मगर वंस जब मैंने ये शो शुरू किया तो इस शो को प्रॉपर्ली समझने के लिए मैं जिस दिन इसकी रिकॉर्डिंग होती थी उससे एक दिन पहले मैं वो पूरा मैच देखती थी, कि जिस वक्त मैं कोई बात कर रही होंगी तो मुझे पता हो कि बैकग्राउंड क्या था, मुझे सिर्फ वो इतना सा जो लिंक है
वो बताते हुए मुझे बैकग्राउंड पता, और बहुत दफा उस लिंक में मैं अपनी तरफ से चीजें ऐड इन कर देती थी, क्योंकि मैं पूरा वो मैच देख कर आती थी, और वो मैच देखने के बाद ही मेरी जरा टोन में कॉन्फिडेंस आता था। और जिस दिन मैं मिस आउट कर जाती थी तो 2-3 दफा इंस्टेंस ऐसे हुए हैं कि हमें वो रिकॉर्डिंग कैंसिल करनी पड़ी, बिकॉज वो जोश ही नहीं आता था मेरी मेरी आवाज में, क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट नहीं होती थी, मैंने वो मैच नहीं देखा होता था। सो वो जो पुराने मुझे मैचेस देखने को मिले, जो पुरानी पाकिस्तान की फतुआत देखने को मिली, उनसे मैं जो पुराना एरा था जिस टाइम पे मैं लेट्स से पढ़ाई में बिजी थी या मैं क्रिकेट नहीं फॉलो कर रही थी, उस टाइम का जो एरा जो मैंने एक्सपीरियंस किया, उससे मतलब मेरी नॉलेज में एक तो बहुत इजाफा हुआ। दूसरा ये कि मुझे और ज्यादा पता चला जब मेरे सामने ये सीनियर्स बैठ के बात करते थे, क्योंकि वो तो आई विटनेस थे उन मैचेस के, तो मैं इस तरह कंट्रीब्यूट करती थी कि जैसे अब मैं भी आई विटनेस हूं, तो उससे मुझे बहुत फायदा हुआ। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस भी हैं और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, क्योंकि पब्लिक इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लोग बहुत कुछ आपसे जानना चाह रहे हैं, बहुत कुछ आपसे पूछना चाह रहे हैं। और ये कमेंट है उरुसा खान की जानिब से। उरुसा खान कहती हैं, ऑल टाइम पाकिस्तानी फेवरेट प्लेयर आपका कौन सा था? ऑल टाइम पाकिस्तानी फेवरेट प्लेयर मेरा कौन सा रहा? मुझे मुझे पर्सनली सईद अनवर बहुत पसंद है, हमेशा से। मतलब एक तो मैंने उनको खेलते हुए भी देखा, मैं उनको लाइव भी देख सकी खेलते हुए अपनी, मतलब जब होश में आप आते हैं, जिस वक्त आपको पता होता है, आप लोगों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो आई लव द वे ही प्लेड। मतलब सईद अनवर, मुझे ऐसा लगता था कि जब सईद अनवर खेल रहे हैं तो कोई टीम कुछ नहीं बिगाड़ सकती पाकिस्तान टीम का। एक ट्रस्ट होता है ना आपका एक प्लेयर पे। आई लव्ड हाउ ही प्लेड। अच्छा, सोहेल अच्छा। सलाम का क्वेश्चन है कि पीएसएल आपने ग्राउंड, सोहेल थोड़े से क्वेश्चन अगर मैं ले लूं, जी जी जी। पीएसएल आपने ग्राउंड में भी देखी है, आसिफ अली के हवाले से आप क्या कहेंगी? बहुत चांसेस उनको, बहुत अपॉर्चुनिटीज उनको दी गई हैं, इज ही डन एंड डस्टेड? नो, इट्स टू अर्ली टू से दैट। देखें, हमें कुछ चीजें देखनी पड़ती हैं, आपको कुछ सराउंडिंग्स देखनी पड़ती हैं, आपको ठीक है, बहुत सारी एक्सक्यूजेस होती हैं चीजों की। पिछले पीएसएल में हमें पता है कि वो जिस ट्रेजेडी से गुजरे, उस ट्रेजेडी के बावजूद भी ही ऑप्टेड टू गो फर्दर एंड ही ऑप्टेड टू प्ले फॉर पाकिस्तान। तो थोड़ा सा मुझे लगता है टाइम देना चाहिए, बिकॉज आसिफ अली मे बी, जिस तरह आसिफ अली को पोजीशन कर रही थी पाकिस्तान की टीम मैनेजमेंट, मे बी वो उस पोजीशन के अलावा किसी बेहतर पोजीशन पे उनको उनको चेक करना पड़ेगा, उनको टेस्ट करना पड़ेगा। अगर उनको पिंच हिटर की तरह यूज करना है तो फिर मुझे लगता है कि आसिफ को थोड़ा सा टाइम देना चाहिए। जी बिल्कुल। जी तो मैं जी सोहेल अगला भाई। सवाल आपसे ये जानना चाहूंगा कि जब आप स्पोर्ट्स, आपने होस्टिंग का मौका आपको मिल रहा था और जब आपको शोज मिले स्पोर्ट्स के, तो उस वक्त फैमिली में क्या रिएक्शन था? खासतौर पर घर वालों का, ज्यादातर सब शोबिस की फील्ड से तो वापस आ रहे, उन्होंने किसी ने आपसे कहा कि अब आप स्पोर्ट्स की तरफ जा रही हैं, या लोगों को इंटरेस्टिंग लगा, या ये डिसीजन पे आपको क्या जो फीडबैक आपकी फैमिली की तरफ से मिलता रहा? अच्छा, मजे की बात ये, मैंने जब करियर स्विच किया, जब मैंने करियर चेंज किया, तो मैं मेरी शादी हो चुकी थी 2010 में। आई गॉट मैरिड, और 2011 में मैंने करियर स्विच किया है। तो इनिशियली तो मैं अपने हस्बैंड को छेड़ती थी कि इसने मुझे पुश किया है कि मैं स्पोर्ट्स की तरफ आ जाऊं, क्योंकि घर में कोई खड्डा ही ना हो ना ड्रामा देखने का, या क्योंकि वो बहुत शौकीन है स्पोर्ट्स का, वो क्रिकेट का बहुत शौकीन है। तो कोई फड्डा ही ना होना कि क्रिकेट हो रही है तो क्रिकेट ही लगेगी, क्योंकि मैं भी इंटरेस्टेड हूँ, वो भी इंटरेस्टेड है, कोई ड्रामा देखने का बीच में सिलसिला ना है। बट बहुत खुश थे मेरे अब्बू, स्पेशली बहुत खुश थे। उनको बड़ा वो था कि चलो ठीक है, जो जो वो वाली जो नाराजगी थी ना पहले, जो हुआ था कि नहीं जी शोबिज क्यों तुमने चूज किया और तुम बैंक में क्यों नहीं गई, वो सारे इख्तलाफात, सारी चीजें खत्म, इवन आउट हो गया था। और क्योंकि मेरे अब्बा के साथ मैंने हमेशा बैठ के क्रिकेट देखी है, तो अब्बू बहुत खुश थे कि ठीक है, अब ये स्पोर्ट्स की तरफ जा रही है और क्रिकेट पे बात करेगी या हॉकी पे बात करेगी। बिकॉज अब्बू मेरे अब्बू अगर शायद अभी डायरेक्टर ना होते तो शायद वो क्रिकेटर होते। अच्छा, माहिन कामरान का क्वेश्चन है और वो जानना चाह रही है कि हु हैज इंस्पायर्ड यू मोस्ट इन योर कैरियर? Who has inspired me most in my career? That's a difficult question, क्योंकि बहुत सारी इंस्पिरेशन है, मगर सबसे बड़ी मैं एक इंस्पिरेशन कहूंगी ऑनेस्टली, जिसको देख के मुझे थोड़ी सी होप मिली कि हाँ फीमेल्स कर सकती हैं। वो होप थी अक्रॉस द बॉर्डर, मंदिरा बेदी। मैं मंदिरा बेदी, मुझे एक्ट्रेस बहुत पसंद थी, और जब मैंने उनको पहली दफा स्पोर्ट्स करते हुए देखा, उस वक्त से मुझे लगा कि ओके फाइन, कोई बात नहीं, आप एक्टिंग से उधर भी शिफ्ट कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। तो आई वुड से मंदिरा बेदी, और मैं आज तक मंदिरा बेदी की बहुत बड़ी फैन हूँ।
ठीक है, सोहेल भाई की इजाजत से एक और क्वेश्चन है और वो है शहरी भाई का, यानी कि शिराज आजाद मुगल का, और उनका कहना है कि ग्रेट गेस्ट सवेरा पाशा एंड रियली हार्ड वर्कर, आई सॉ हर इन यूएई एंड पाकिस्तान। बहुत अच्छा। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ, जब आपने स्पोर्ट्स शुरू किया तो जाहिर सी बात है क्रिकेट कवरेज के हवाले से पाकिस्तान से बाहर जाना भी हुआ होगा, कोई अपनी किसी टूर की कोई मेमोरेबल कोई एक्सपीरियंस शेयर करें, कोई मेमोरी शेयर करें आउट ऑफ पाकिस्तान? एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट मेरा टूर विच वाज वर्ल्ड T20 2016 इंडिया। इंडिया जाना था, बड़ा सबने डराया हुआ था, अकेले कैसे जाऊंगी, और आज तक जो है कोई स्पोर्ट्स एंकर ऑन हर ओन, फीमेल स्पोर्ट्स एंकर ऑन हर ओन इंडिया नहीं गई थी कवर करने के लिए मैचेस। तो बड़ा इनिशियली सबने डराया हुआ था कि अकेली कैसे जाऊंगी। अच्छा, हमारे कुछ कलीग्स, मेरे कुछ कलीग्स जा रहे थे, माजिद भट्टी साहब वगैरह जा रहे थे, बट उन लोगों के वीजास पहले आ गए, मेरे वीजा में थोड़ा सा टाइम लगा, और मेरा वीजा आया है एक दिन पहले और अगले दिन सुबह 7 बजे की मेरी फ्लाइट थी। और फ्लाइट इतना लंबा रूट था कि मैं यहाँ से कराची से मुंबई गई, मुंबई में मेरा 5 घंटे का स्टे था, और उसके बाद मैंने जाना था कलकत्ता ईडन गार्डन्स, और वहां पे फिर 2-3 दिन बाद इंडिया पाकिस्तान का मैच था, जो कि इमरजेंसी में शिफ्ट हुआ था, इनिशियली जो धर्मशाला में होना था और फिर हालात खराब हो गए थे। खैर, तो रात 11 बजे मैं कोलकाता पहुंची, और 11 बजे जब मैं वहां पहुंची तो वो नया एयरपोर्ट ना, वहां कुछ आपको पता ही ना चले कि आपने कहाँ जाना है, किधर। लोगों ने डराया हुआ भी था, ख्याल से जाना, इंडिया जा रही हो, एक तो अकेली लड़की, फिर उसके बाद जो है पाकिस्तानी सबसे बड़ा मसला। सो रात 11 बजे जब मैं वहां पहुंची तो कोलकाता में या तो आपके पास मोबाइल हो और ऐप हो तो आप उससे जो है गाड़ी मंगा सकते हैं, जो ये चलती हैं सारी, करीम वगैरह या ओला चलती है वहां पे, बट उसके अलावा काली पीली टैक्सीज चलती है। सो इवेंचुअली मुझे काली पीली टैक्सी में बैठ के और अपने होटल की तरफ जाना पड़ा। बट वो जो सारा जो डर था ना, वो उसी एक रात में, जिस वक्त वो मैं पूरा सफर करके, क्योंकि काफी दूर है कोलकाता का एयरपोर्ट, ऑलमोस्ट 1 घंटा दूर है शहर से, 1 घंटा आधा घंटा। सो वो पूरा मैं सफर करके गुजरी ना, उसके बाद से जो मुझ में एक कॉन्फिडेंस आ गया कि नहीं, जब मैं इतनी रात को यहाँ घूम सकती हूँ तो मैं तो आराम से घूम सकती हूँ। फिर एवरीथिंग वाज रियली गुड। ईडन गार्डन्स में बैठ के मैं आपको, सुहेल और शाहजेब, आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि इतना बंदा, ऑलमोस्ट 80,000 प्लस कैपेसिटी है ईडन गार्डन्स की। जब रेनोवेट हुआ है तो अब 78,000 आई गेस, पहले लाख होती थी। सो वहां बैठ के, वहां एक सीट नहीं थी, और मैं मुझे मीडिया बॉक्स में बैठने का मजा नहीं आता, सो मैं नीचे, मीडिया बॉक्स के नीचे इंक्लोजर था, वहां पे बैठ के सीढ़ियों पे बैठने की मुझे जगह मिली और अपनी टीम को सपोर्ट करना। और जैसे ही पाकिस्तान ने कुछ खास नहीं खेला था, रेन इफेक्टेड मैच था और इंडिया जीत गया था, बट जब भी पाकिस्तान जो है वो कुछ करता था तो मैं चीखती थी या शोर मचाती थी खुशी से, और फिर मैं चारों तरफ देखती थी कि मैं अकेली शोर मचा रही हूँ। बट इट वॉज अमेजिंग, बहुत मजे का एक्सपीरियंस। जी सुहेल भाई। जियो सुपर के बाद फिर आपको पीटीवी स्पोर्ट्स जाने का मौका मिला और वहाँ भी आपने काफ़ी सर्व किया पीटीवी स्पोर्ट्स को, तो उस एक्सपीरियंस के बारे में थोड़ा सा बताइए कि जियो सुपर से जब आप पीटीवी स्पोर्ट्स गई, सेकंड चैनल वो पाकिस्तान का था स्पोर्ट्स का, और पीटीवी तो फिर पीटीवी है, ऐसी बात है, बड़ी एक मेमोरेबल, जैसे अपने पेरेंट्स का जिक्र किया, आपके अपने करियर में बड़े ड्रामास रहे, पीटीवी के को सर्व करना कैसा रहा? पीटीवी, जब मैं जियो सुपर से पीटीवी गई तो सबसे पहले तो थोड़ा सा चेंज एक ही आया कि एक प्राइवेट चैनल से जब आप एक गवर्नमेंट चैनल पे जाते हैं, जो कि बहुत बहुत डिफरेंस हो जाता है चीज़ों का, पॉलिसीज बहुत स्ट्रिक्ट हो जाती हैं। जितना खुल के हम जियो पे हर बात कर सकते थे, हम पीटीवी पे उस तरह नहीं कर सकते थे। पीटीवी में एक पॉलिसी, एक आउटलाइन मिलती है कि आप किस लेवल तक बात कर सकते हैं और किस लेवल तक बात नहीं कर सकते। फिर जब मैंने ये फील्ड ज्वाइन की थी तो मैंने एक चीज़ ज़रूर सोची थी कि मैं ख़वातीन के लिए कुछ करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ स्पोर्ट्स में बहुत बड़ा मसला है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट एंकरशिप या जर्नलिज्म में फीमेल्स को आने का मसला होता है, एवरीथिंग यू नेम इट। जिस दिन से एक लड़की सोचती है कि उसने स्पोर्ट्स पर्सन बनना है, उस दिन से उसकी जिंदगी की स्ट्रगल शुरू हो जाती है। वो सबसे पहले अपने माँ बाप को कन्विंस करती है, फिर अपने रिश्तेदारों, दूर दराज के रिश्तेदारों को भी मुसीबत हो जाती है कि ये क्या करेगी, अब ये क्या क्रिकेट खेलेगी दुनिया के सामने, ये फुटबॉल खेलेगी दुनिया के सामने। जब उनसे लड़के खत्म होती है तो उसके बाद अपने मोहल्ले वालों से लड़ लुड़ के, बातें सुन के आगे बढ़ती है। उसके बाद फिर यहाँ आके जिस कॉम्पिटिशन का हिस्सा उसको बनना पड़ता है, बहुत बड़ी स्ट्रगल होती है खवातीन की, और मेरा ख्याल से ये एक फीमेल से बेहतर कोई नहीं पहचान सकता। सो मैंने ये जरूर सोचा हुआ था, जियो सुपर पे भी रहते हुए मैंने सोचा हुआ था। इनफैक्ट जियो सुपर में हम BK BH स्पेशल के नाम से एक शो मैं करती थी, बोले क्या बात है,
स्पेशल। बोले क्या बात है तो मिर्जा इकबाल बेग साहब करते थे, बट बोले क्या बात है स्पेशल एक दिन मैं करती थी जिसमें यूजुअली फीमेल प्लेयर्स को बुलाया जाता था। तो वही चीज मैं जब पीटीवी स्पोर्ट्स पे गई तो वहां पे वुमेन्स वर्ल्ड के नाम से एक शो फिर मैंने शुरू किया, जो कि ऑलमोस्ट मैंने 8 से 9 महीने किया, और उसमें पाकिस्तान के जितने स्पोर्ट्स में खवातीन है, मतलब उस शो में जो है वो मर्दों के आने की इजाजत ही नहीं थी, सिर्फ खवातीन आ सकती थी। इवन कोई कोच भी मर्द है तो वो फोन पे बात कर सकता था, तब वो हमारे स्टूडियो में नहीं आ सकता था। इट वाज ऑल फीमेल। सो उरूज मुमताज मेरे साथ जो है वो परमानेंट गेस्ट होती थी, और हम मतलब यू नेम इट, हमने बॉक्सिंग से लेके हॉकी से लेके स्प्रिंटिंग से लेके टेबल टेनिस, गोल्फ, सेपक टाकरा एक और गेम होता है वो भी हमारी लड़कियां खेलती हैं, कबड्डी, इन सारी लड़कियों को फिर इंटरव्यू किया। तो वो एक बहुत मजे की अपॉर्चुनिटी थी जो मुझे मिली। अच्छा, शिराज रजाक मुगल का ये एक क्वेश्चन है, और ये वैसे मैं भी आपसे जानना चाह रहा था लेकिन उन्होंने पूछ लिया, तो चले इनके नाम से ही पूछते हैं कि ये पूछ रहे हैं कि जो 90s के फिक्सिंग स्कैंडल जो 2020 में बाहर आ रहे हैं, इनके पीछे आपको कोई एजेंडा नजर आ रहा है? बिकॉज कभी फॉर्मर प्लेयर्स के स्टेटमेंट आ जाते हैं, कभी चेयरमैन के स्टेटमेंट आ जाते हैं, उसके बाद फिर कभी अगर हम देखें तो फिर कोई और स्टेटमेंट ऑफिशियल देता है। इन सब के पीछे क्या आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, मैंने ये सोचा था शाहजेब कि जब आप मुझसे ये स्कैंडल्स वगैरह की बात करेंगे तो अगर ये सवाल पूछेंगे कि क्या हो रहा क्या नहीं, तो मैं इसका जवाब ही ना देना वो करूंगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम बुरी चीजें याद करें इस वक्त। हम अगर एक कोविड में बैठे हुए हैं तो हम क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ रहे हैं? मगर फिर मुझे लगता है कि मैं जब देखती हूँ, मैं जब कुछ चैनल्स पे देखती हूँ जहाँ पे ये इंटरव्यूज आ जाते हैं, आप ये देखें कि जिन जिन हमारे मीडिया वालों की तरफ से ये सारी खबरें थ्रू हुई, या जिन जिन प्लेयर्स को उन्होंने पिक किया और उन्होंने ये सवालात पूछे, वो सब वो लोग हैं जो कि कभी प्रो पीसीबी नहीं रहे। आई एम सॉरी टू से, बट ऐसा एक ग्रुप है दैट इज नॉट प्रो पीसीबी। बट अब सिर्फ पीसीबी की बात नहीं रह गई है, जो बातें वो लोग कर रहे हैं इट्स अबाउट पाकिस्तान। सो फॉर वंस दे शुड बी रियली केयरफुल कि वो पाकिस्तान, मतलब लोग याद कर रहे हैं, अपनी जीत याद कर रहे हैं। दुनिया भर में देखें तो लोग क्रिकेट के बारे में कर क्या बातें कर रहे हैं, अपने मुल्क की क्रिकेट की अच्छी अच्छी यादें याद कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? हम पुराने स्कैंडल्स, पुरानी फिक्सिंग, अभी की फिक्सिंग रोकें, अभी के स्कैंडल्स रोकें, बहुत अच्छी बात है। अभी जो वो बात चल रही है कि लेजिस्लेशन में रूल्स आने चाहिए, हमारी जो हमारा लीगल सिस्टम है पाकिस्तान का, उसमें जो है वो स्पॉट फिक्सिंग या मैच फिक्सिंग या मैच करप्शन जो है उस पर सजा होनी चाहिए, जिस तरह अभी रिसेंटली श्रीलंका में हुआ है। बट वो पुरानी जो चीजें गुजर गई, अब आप वो उखाड़ के, अब आप वो बातें बाहर निकाल के, अब आप ऐसे लोगों को डीफेम करके जो कि उस चीज से गुजर के आगे आ गए हैं, और मतलब अपनी एक उन्होंने अब शनाख्त बड़ी बना ली है, आप उनको डीफेम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई एम सॉरी टू से, ना वो पक्के पाकिस्तानी हैं, एंड आई एम सॉरी टू से कि ना वो पक्के मुसलमान हैं, बिकॉज हम इस वक्त रमजान में हैं, और रमजान में तो हमें सबसे ज्यादा ये याद रखना चाहिए कि अल्लाह हमेशा कहता है कि तुम दूसरों के ऐब छुपाओगे तो मैं तुम्हारे छुपाऊंगा। बस इसके ज्यादा मैं स्पॉट फिक्सिंग की कोई बात नहीं करना चाहती। Okay, there is a compliment for you from Mahin Kamran, और उनका कहना है कि you have been my inspiration since 2012, और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक मैचेस, फैसल बैंक कप, और जिस तरीके से आप ये तमाम मैचेस करती थी, that was amazing, one of the best Pakistan has, keep shining and smiling। इसके साथ साथ इन्होंने एक क्वेश्चन भी पूछा, और भी पूछा है कि जियो सुपर has done a lot for Pakistan domestic cricket, do you agree with this? सबसे पहले तो थैंक्स अ लॉट माहीन, एंड आई होप आई कीप इंस्पायरिंग वुमेन, एंड मुझे देख के अगर 3 लड़कियां भी जो हैं वो स्पोर्ट्स ऑप्ट करती हैं तो मेरा ख्याल से मेरा यहाँ पे काम हो गया, क्योंकि फिर आगे आप लोग वो काम करेंगे, रिपल इफेक्ट होगा। दूसरी बात ये कि पाकिस्तान डोमेस्टिक के बारे में अगर मैं बात करूं तो नो डाउट अबाउट इट, मतलब इट वाज जस्ट जियो सुपर। इनिशियली जियो ही वो था जिन्होंने सबसे पहले कोशिश की स्पोर्ट्स चैनल खोलने की, एंड लेट मी टेल यू, स्पोर्ट्स चैनल खोलना कोई आसान बात नहीं होती, बहुत मुश्किल बात होती है, बहुत इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, और ऑलमोस्ट कोई 10-12 साल बाद जाके आपको उन इन्वेस्टमेंट की पे बैक आना शुरू होती है, क्योंकि जो राइट्स होते हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं, डॉलर्स में कन्वर्जन होती है। सो दुनिया भर में जो स्पोर्ट्स के राइट्स हैं वो बहुत महंगे मिलते हैं। तो जियो सुपर ने जिस तरह शुरू किया, जिस तरह पाकिस्तान
डोमेस्टिक को सपोर्ट किया, जितनी अच्छी प्रोडक्शन जियो सुपर ने की वो तो आज तक याद करते हैं। हम सब आज तक बात करते हैं कि जिस तरह की कमेंट्री, जिस तरह की प्रोडक्शन जियो सुपर की होती थी, वो अमेजिंग। ठीक है जी सिल्वे। अच्छा ये बताइए कि अभी जैसे बहुत सारे लोग, बहुत सारी हमें फीमेल्स भी जिस तरह बता रही हैं कि वो आपको कितना इंस्पायर करती थी, अभी जो लॉट आ रही है आप देख भी रही होंगी, इंटरेस्ट तो हमें दिखता है फीमेल्स में, दिखाई भी देता है, लोग आना भी चाहते हैं। आपको नियर फ्यूचर और करंट एरा में जो लोग आ रहे हैं उनके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी, और ऐसा क्या उनके लिए खास पैगाम देना चाहेंगी कि जो इस फील्ड में आना चाहें, खासतौर पे फीमेल्स, उनको आपके वो उन्हें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, और क्या कहना चाहेंगी इस हवाले जो आ रहे हैं अभी इस फील्ड में, सबसे पहले तो मैं दोनों जेंडर्स के बारे में बात करूंगी कि पढ़ें, प्लीज पढ़ें। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि आप लोगों को एकदम से वन फाइन डे आपको शौक हुआ, क्योंकि ऑनेस्टली स्पीकिंग बहुत सारे जो नए जर्नलिस्ट हैं, जो नए बच्चे जो आ रहे हैं, उनसे अगर मैं बात करती हूँ तो वो क्योंकि किसी क्रिकेटर के फैन थे, इस वजह से उन्होंने स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की तरफ आना शुरू किया। ठीक है, अच्छी बात है फैन होना, अच्छी बात है इंस्पायर होना, मगर इस स्पोर्ट के बारे में जिस तरह हम हर करियर के लिए पढ़ते हैं, जिस तरह हम डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस करते हैं, हमारे यहाँ अब कहीं ना कहीं कुछ यूनिवर्सिटीज में जो है वो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पे स्पेशली कोर्सेज होने लगे हैं। जर्नलिज्म तो होता रहा है, केयू में भी होता है, बट स्पोर्ट्स जर्नलिज्म पे पर्टिकुलरली अब जो है वो आई बिलीव शायद आईबीए में कोर्स हो रहा है, या और 2-3 जगह कोर्सेज हो रहे हैं, उसके अलावा अवेलेबिलिटी नहीं है। बट अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, क्रिकेट की बुक्स पढ़ें, पुरानी क्रिकेट मैचेस देखें, आपको पता होना चाहिए। जब आपको पिछला पुराना पता होगा तो करंट मैचेस का पता होगा। जहां रही फीमेल्स की बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट देखें, बिल्कुल जब कहते हैं ना कि क्यों फीमेल्स मुश्किल से आती हैं स्पोर्ट्स जर्नलिज्म की फील्ड में, वो इस वजह से क्योंकि हमें सबसे ज्यादा जो कवर करने को मिलते हैं वो मैचेस फॉर मेन कवर करने को मिलते हैं। इस वजह से पेरेंट्स बहुत निग्लेक्टेड होते हैं, बहुत ज्यादा रिलक्टेंट होते हैं अपनी बेटियों को भेजने के लिए कि क्रिकेटर्स से इंटरैक्ट करेंगी और क्रिकेटर्स से बातें करेंगी, और अगर उनकी फैन होंगी तो उनसे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाएंगी। सो ये ट्रस्ट आप लोगों ने बिल्ड करना है, अपने आप को अपने डेकोरम में रखना, अपनी व्हाटएवर अपनी ड्रेसिंग का ख्याल रखना, अपनी वैल्यूज को अपने साथ बांध के रखना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। अच्छा, सजील मलिक का कमेंट है और कहते हैं कि इज देयर एनी ड्रीम ऑफ योर्स दैट यू वांट टू अकम्प्लिश इन फ्यूचर? हाँ, ड्रीम दैट आई वांट टू अकम्प्लिश इन फ्यूचर, ड्रीम्स तो बहुत सारे होते हैं, मगर ये कि द ड्रीम दैट आई वांट टू अकम्प्लिश, डेफिनेटली टू वर्क फॉर आईसीसी। दिस इज माय ड्रीम, आइदर ऑफ स्क्रीन और ऑन स्क्रीन, बट टू वर्क फॉर आईसीसी। अच्छा, साद इश्तियाक सत्ती का क्वेश्चन है, हमारी टीम के मेंबर भी हैं, कहते हैं कि योर ओपिनियन ऑन द रोल ऑफ डिजिटल मीडिया इन मॉडर्न डे स्पोर्ट्स, क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं कि जो कल्चर एक आया था न्यूज़पेपर से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से, अब ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल पे मूव कर रही है, लेकिन क्या आप समझती हैं कि इसकी एक्सेप्टेंस है या अभी तक हमारे लोग थोड़ा सा परेशान होते हैं इसको एक्सेप्ट करने से? लोग परेशान नहीं होते शाहजेब, मुझे लगता है लोग जो है वो डरते हैं। जिन लोगों को खुद एक्सपीरियंस नहीं है डिजिटल मीडिया का, जिन लोगों को खुद अंडरस्टैंडिंग नहीं है डिजिटल मीडिया की, लोग शायद जर्नलिज्म ठीक है पढ़ के आ गए होंगे, मगर जर्नलिज्म पढ़ने के साथ साथ अगर आप सही टाइम वाइज अपने आप को देखिए, अपने आप को आपको हर टाइम के हिसाब से बेहतर बनाना होता है। मतलब अगर मैं प्लेयर्स की एग्जांपल्स अगर देती हूँ, अगर एक प्लेयर है और वो सिर्फ उस जमाने में खेलता था जब ओडीआई और टेस्ट होते थे, और अब टी20 आ गया, तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो कहे नहीं नहीं टी20 शुरू में जिस तरह आया था, जिस तरह रिटेलिएशन हुई थी कि टी20 ये कौन सी क्रिकेट है, ये कौन सी, उसी तरह बिल्कुल डिजिटल मीडिया है। बिकॉज इसकी अंडरस्टैंडिंग फिर जिसको हो जाती है और जिसको पता चलता है कि ये फिर आपके लिए कन्वीनियंस बढ़ाता है, आपके लिए चीजों को आसान कर देता है, आपके लिए सारे इक्विपमेंट्स को मिनिमाइज कर देता है। इस वक्त इस कोविड के टाइम पे, इस लॉकडाउन के टाइम पे जो हम एक दूसरे से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, जो हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं, जिस तरह से हमारी क्रिकेट कन्वर्सेशन चल रही है, डिजिटल मीडिया नहीं होता तो आप लोग को ये अवेयरनेस ही नहीं होती। तो जो लोग डिजिटल मीडिया पे इस अवेयरनेस से पहले से काम कर रहे थे, वो हमसे 10 हाथ आगे हैं। उनको पहले से पता है कि क्या ट्रेंड आने वाला है आगे आने वाले टाइम में, और यही ट्रेंड है, डिजिटल मीडिया इज द नेक्स्ट बिग थिंग।
ठीक जी सर। अच्छा, आपने बड़े इंटरव्यूज भी किए हैं, बहुत सारे क्रिकेटर्स के मौका मिला होगा इंटरव्यू करने का, तो बेस्ट मेमोरेबल वन जो अब बड़ा करने में मैं ये नहीं कहूँगा टफ था या क्या था, लेकिन कुछ होते ना बड़ा मेमोरेबल इंटरव्यू हो जाता है, तो वो आपके लिए कौन सा ऐसा इंटरव्यू था जो बड़ा मेमोरेबल साबित हुआ? हम्म, अच्छा, मैं आई वाज वेरी लकी विद दैट कि जब मैंने 2011 में शुरू किया वर्ल्ड कप करने के लिए, तो एक मैच में मुझे मौका मिला खान साहब के सामने बैठने का, और मेरी तो आवाज ही नहीं निकल रही थी, मैं बिल्कुल चुप थी। पाकिस्तान के मैचेस के लिए वो हमारे साथ थे जियो पे, तो पाकिस्तान के मैचेस वो करते थे। तो एक तो वो था कि वहां उस वक्त तो आप समझे कि मैंने मुश्किल से कोई 2-3 सवाल ही पूछे होंगे, क्योंकि वो थोड़ी सी देर के लिए सिर्फ अवेलेबल होते थे, और मेरे साथ जो है वो वहीद खान होते थे, तो ऑब्वियसली सीनियर्स को ज्यादा मौका मिलता था बात करने का, बट ऑनेस्टली मेरी आवाज ही नहीं निकल रही थी खान साहब के सामने। ये तो एक था ही, जिस वक्त मैं बिल्कुल बिल्कुल नई नई आई थी, तो मुझे इतना नहीं। बट उसके बाद आई रिमेम्बर एक दफा ग्राउंड पे मुझे इंटरव्यू करने का मौका मिला था अलीम दार। मैं हमेशा से अलीम दार साहब की बहुत फैन रही हूँ, और ये जब वो दूसरी दफा शायद बेस्ट एलीट एम्पायर हुए थे आईसीसी के, तो उनको इंटरव्यू करने में बहुत मजा आया था। आई टोटली इंजॉयड। एक तो इस वजह से कि आप जिनके फैन हो और आप उनसे इंटरव्यू कर रहे हो, तो उनसे बहुत मजा आता है, तो उनसे इंटरव्यू करने का मजा बहुत आया था। बट सबसे ज्यादा अगर मैं बताऊं इंटरटेनिंग इंटरव्यू करने का किससे मजा आता है, तो जब जब मुझे फील्ड पे सईद अजमल का इंटरव्यू करने का मौका मिला ना, वो तो मैं मतलब मैं मुझे समझ नहीं आता था कि मैं हंसूं या अगला सवाल पूछूं। जब सईद अजमल के साथ इंटरव्यू खत्म होता था, तो मेरे जबड़ों में दर्द हो रहा होता था। ठीक ठीक। अच्छा, रिसेंटली अगर हम कायदे आजम ट्रॉफी की बात करें, तो उसमें भी एक आपका रोल नजर आया, एक डिफरेंट सेगमेंट स्टार्ट हुआ, सोहेल खान आपके साथ होते थे। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? कायदे आजम ट्रॉफी पहली बार टेलीवाइज हो रही थी, पहले वरना हम फाइनल देखते थे, पीटीवी फाइनल करता था, लेकिन डोमेस्टिक को पहली मर्तबा एटलीस्ट स्ट्रीमिंग पर ही लेकिन मैचेस दिखाए गए, लोगों को पता चला कि डोमेस्टिक में कौन कौन प्लेयर्स खेलते। वहां पर जब बात हुई, जब इंटरेस्टिंग रिकॉर्ड्स और फैक्ट्स सामने आए, हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस? शाज़ेब, बहुत मजे का एक्सपीरियंस था। सबसे मजे की बात यह है कि एक तो मैंने कभी भी सुहेल के साथ काम नहीं किया था पहले, हम पहली दफा साथ काम कर रहे थे। बट सबसे अच्छी बात यह की थी कि वी क्लिक्ड। अचानक से होता है ना, कभी कभार आप किसी नए बंदे के साथ काम करते हैं तो आप थोड़ा सा अनकंफर्टेबल होते हैं, बात करते हुए थोड़ा सा टाइम लगता है, बट पहले ही शो से वी क्लिक टोटली, और बहुत आराम से जो है हमने वो शो साथ किया। फिर दूसरी सबसे अच्छी बात ये थी कि इतने मजे के इन्होंने स्टैट्स और इतने मजे की इन्होंने पुरानी मुझे चीजें बताई कि अब लिटरली मैं कुछ लोगों में बैठती हूँ ना, तो मैं वहां जाके ऐसी मतलब मैं कहती हूँ, अच्छा वो फलाना बताओ, कि जैसे वो मुझे एक वो रहाने वाली बात मुझे बिल्कुल बहुत बहुत उस तरह याद है कि जी नेशनल स्टेडियम में जो है वो रहाने डिड हिज व्हाट फर्स्ट क्लास डेब्यू, राइट? फर्स्ट क्लास रिव्यू पे 100 हाँ, ऑन फर्स्ट क्लास। तो मैं 100, हाँ, तो वो जो है, अब मैं वो ना वो लोगों से जाके मैं सवाल पूछती हूँ कि अच्छा किसने किया था बताओ। तो मतलब ये नॉलेज जो आप देखें, आप रोज कुछ ना कुछ सीख रहे होते हैं। जिस दिन आपने ये सोच लिया कि आपने सीखना बंद कर दिया है, या आप जी हरफन मौला हो गए हैं, आपको हर चीज आ गई है, वो दिन आपके सक्सेस का खत्म होने का दिन है। तो मैंने उस शो से बहुत सारी चीजें सीखी। ठीक ठीक है सिल भाई, आपने क्या सीखा? खैर बहुत मजा आया, और नहीं वेरी ऑनेस्ट है विद इट कि बहुत ही मजा आता था उस सेगमेंट को करने में। और मुझे जो है सब वही जो सबसे सवेरा ने भी जैसे बात की, सबसे अच्छी बात उसकी ये थी कि कोई वो नहीं हुआ कि हम लोग पहली दफा काम कर रहे हैं, पता क्या, और ऐसा भी कुछ नहीं होता था। अच्छा, उस सेगमेंट की एक बड़ी खास बात है जॉनियर बताऊंगा, ऐसा कुछ नहीं होता था कि हम लोग कोई बहुत तैयारी के साथ या 2-2 दिन लगते थे। मैंने सिर्फ शो से कुछ टाइम पहले बताता था आज ये है, और फिर वो हम लोग जिस तरीके से करते थे वो बड़ा अनबिलीवेबल, उसके लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती थी, और अभी इंशाल्लाह आगे मौका मिला तो जरूर करेंगे। लेकिन डोमेस्टिक क्रिकेट की कुछ ऐसी अभी तो बहुत सी कुछ ऐसा है पाकिस्तान डोमेस्टिक क्रिकेट में जो किसी को पता नहीं, बट मेरे लिए पर्सनली बहुत अच्छा और बड़ा जबरदस्त एक्सपीरियंस था सवेरा के साथ उस सेगमेंट को करने का। ठीक है ठीक है। और इस इंटरव्यू को अब यहीं पर एंड करते हैं। बातें बहुत सारी हैं, क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, मगर आपसे क्योंकि 30 मिनट्स का टाइम लिया था और 40 मिनट्स हो चुके हैं, एंड में बस कोई भी मतलब आपसे मैसेज चाहेंगे फॉर दोज यंग लेडीज, दोज यंग गर्ल्स हु वांट टू कम टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स, टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स जर्नलिज्म या स्पोर्ट्स खेलना चाहती है, क्योंकि फैमिलीज का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, काफ़ी गर्ल्स रिलेक्टेंट भी हो जाती हैं। अगर आप देखें हमारे ये कल्चर नहीं है कि लड़कियां स्ट्रीट पर निकल कर खेल सकें, और अकेडमीज वगैरह की भी कमी है, तो उनके लिए आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहला सारी मैं जो जितनी लड़कियां सुन रही हैं जो कि स्पोर्ट्स परस्यू करना चाहती हैं या जो स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में आना चाहती हैं, सबसे पहली चीज अपनी फैमिली को, अपने माँ बाप को कन्विंस करना है। तो यूजुअली मुझे लगता है कि
घर के हमारे यहाँ मेजर डिसीजन मेकर जो होते हैं वो फादर्स होते हैं, एक आम रूटीन होता है। लड़कियां बेटियां बापों के बहुत करीब होती हैं, मगर एक तरीका होता है कि आप अपने अब्बू को, आप सबको पता होता है कि अपने अब्बू की दुखती रख कौन सी है, अपने अब्बू को इस तरह कन्विंस करें, कोई अच्छी सी चाय का प्याली ला के दें और फिर बैठें और उनको कन्विंस करें। और देखिए माँ बाप आपके दुश्मन नहीं होते, माँ बाप को सबसे ज्यादा जो सेंस ऑफ सिक्योरिटी चाहिए होती है, और उनको लगता है कि स्पोर्ट्स में क्योंकि बहुत बाहर निकलना पड़ता है तो सेंस ऑफ सिक्योरिटी कम हो जाती है। आपको अपने ऊपर ट्रस्ट करवाना पड़ेगा, आपको ये बताना पड़ेगा कि मेरी तरबियत आप लोगों ने इस तरह की है कि मैं कहीं भी डट जाऊंगी, कहीं भी लड़ जाऊंगी, किसी भी सिचुएशन में खुद को हैंडल कर लूंगी। और ट्रस्ट, अगर आपके माँ बाप को आपके ऊपर ट्रस्ट होगा तो आपको, मुझे नहीं लगता कि वो कहीं भी जाने से रोकेंगे। एक चीज जो हमेशा मेरे माँ बाप ने कही, आपको ऐसा शायद लगता होगा लोगों को कि मेरे लिए इस फील्ड में आना बहुत आसान था क्योंकि मेरे माँ बाप शोबिज में थे। नहीं, मेरे लिए भी बिल्कुल नहीं था। मेरे माँ बाप ने मुझे बता दिया था क्या सही है और क्या गलत है, और उसके बाद लेट्स से बिल्कुल छोड़ दिया था। और ऐसे नहीं छोड़ा था, फिर 2-3 साल तक मुझे अंडर ऑब्जर्वेशन रखा। तो सारे माँ बाप ये करते हैं, आपको अगर वो किसी फील्ड में जाने भी देते हैं तो 2-3 साल तक आपको अंडर ऑब्जर्वेशन रखते हैं और देखते हैं कि आप उसमें सही तरह सरवाइव कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। सो ट्रस्ट, अपने माँ बाप का ट्रस्ट कभी ना तोड़िएगा, क्योंकि अगर आपने अपने माँ बाप का ट्रस्ट तोड़ा तो मुझे नहीं लगता कि फिर कभी आपको मौका मिलेगा किसी भी फील्ड में जाने का। तो ट्रस्ट कायम कीजिए, और अपने अब्बू को कन्विंस करना आप लोगों को जरूर आता होगा। सो अच्छे से प्यार से उनको कन्विंस करें एंड परस्यू योर ड्रीम। ये ना सोचें कि लोग क्या कहेंगे, ये ना सोचें कि अब्बू मानेंगे कि नहीं मानेंगे। अगर आप बहुत ज्यादा चाहती हैं ये चीज करना तो बिल्कुल आपके अब्बू भी मानेंगे और आपकी अम्मी भी। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मुझे इस वक्त याद आ गया। वैसे ऐसे क्वेश्चन सोहेल भाई करते हैं अक्सर, लेकिन सोहेल भाई आज मैं कर देता हूँ। आपके यूट्यूब के हवाले से रिसेंटली हमने देखा मिकी आर्थर का भी आपने इंटरव्यू किया। एक तो ये कि इन फ्यूचर और किस किस को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं आपके यूट्यूब पे। और एक खास सवाल जो मैं आपसे करना चाह रहा हूँ कि अभी पास्ट में हमने देखा कि आपके बड़े लाइव सेशंस आ रहे थे आपके जो हस्बैंड हैं उनके साथ, और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस था। बहुत ज्यादा लोग पाकिस्तान से, इंडिया से उसमें इंटरेस्ट ले रहे थे। हाउ वाज दैट एक्सपीरियंस, बिकॉज वी हैव नेवर सीन अली भाई बिफोर दैट ऑन स्क्रीन। अच्छा, सबसे पहले तो मिकी आर्थर का इंटरव्यू वाज वेरी इंटरेस्टिंग। बहुत दिनों बाद मैंने सोचा कोविड में बैठे हुए कुछ ना कुछ नया करना चाहिए। सिली पॉइंट के नाम से तो मैं एक शो कर ही रही थी रेगुलरली, अब नहीं हो रहा था, मगर वो सिर्फ पाकिस्तान क्रिकेट से रिलेटेड था। बट फिर अभी क्रिक कास्ट के नाम से मैंने एक नया शो शुरू किया इसी कोविड के टाइम पे, जिसपे मिकी आर्थर को इंटरव्यू मैंने इनिशिएट ही मिकी आर्थर के इंटरव्यू से किया। फिर अभी सकलैन मुश्ताक का रिसेंटली इंटरव्यू किया, जिसकी मैंने कुछ चंक्स डाले हैं, अभी तक वो पूरा इंटरव्यू पोस्ट नहीं किया है, मोस्ट प्रॉब्ली जल्दी कर दूंगी वो। और अगला भी मैं करना चाह रही हूँ किसी ऐसे शख्स को जो कि रेगुलरली आपको दिखता नहीं है, जो कि रेगुलरली आपको इंटरव्यूज में आते हुए ना दिखे, जो कि रेगुलरली आपको डिजिटल मीडिया पे ना दिखे। किसी ऐसे शख्स का मैं इंटरव्यू करने का प्लान कर रही हूँ, एंड आई होप कि मैं सक्सीड कर जाऊँ उस चीज में। दूसरी तरफ ये कि अली के साथ बड़ा मजा आया। अली, एक तो ये कि अली खुद प्रोड्यूसर हैं बेसिकली, बिहाइंड द कैमरा रहने का बहुत शौक है अली को, बट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा आना बहुत मुश्किल होता है। शाहजेब, मैंने एक दफा पहले भी आपको बताया था कि लोग कहते हैं कि जब कैमरे की लाल बत्ती जलती है तो बड़े बड़े लोगों की बत्ती गुल हो जाती है। सो अली जब पहली दफा कैमरे के सामने आए थे, उनकी इनिशियल वीडियोस उठा के देखें तो बड़े वो नर्वस थे, बट क्योंकि टॉपिक क्रिकेट था और मैंने आपको बताया कि क्रिकेट में तो चीते हैं वो, मतलब जितना मैं जानती हूँ क्रिकेट के बारे में, वो भी शायद इसी वजह से कि मैं अली से बहुत कन्वर्सेशन करती रहती हूँ, अली से बहुत बात करती हूँ, मेरी बहुत बड़ी सपोर्ट है वो स्पोर्ट्स को लेकर। सो जब अली के साथ मैंने शुरू किया शोज करना तो लोगों ने तो फौरन ही पसंद कर लिया। अली की तो फैन फॉलोइंग ऐसी बढ़ गई कि जब अली मैं अकेले कर रही होती थी शो और लाइव उस पे कमेंट्स आ रहे होते थे कि अली भाई किधर है, अली भाई किधर है, उनको बुलाए, अली किधर है। तो फिर अली मुझे इशारे करके कहता था हाँ जल रहा है, कोई जल रहा है। तो बड़े मजे का वो था। और अभी भी मैं जब अभी लास्ट लाइव सेशन कर रही थी तो मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि दे आर मिसिंग अली एंड दे वांट टू सी हिम अगेन। सो अभी मैं कन्विंस कर रही हूँ अली को कि वो एक आध दफा हम फिर से कोई शो करें साथ। ठीक है, लास्ट कमेंट चाहेंगे सोहेल भाई से। जी सोहेल भाई। थैंक यू सो मच कि आज आपने हमारे लिए वक्त निकाला, हमारे साथ रही हैं। काफ़ी यादें भी शेयर हुई मेरी अपनी भी जो सेगमेंट की थी, और इंशाल्लाह आने वाले वक्त में भी हम कोशिश करेंगे कि आपके साथ रहें और एक और सेगमेंट भी करें और इसी तरह प्रोग्राम्स करते रहें। यू वेलकम, थैंक यू। बहुत ऑनेस्टली बहुत मजा आया।
ये जो जब ये इस तरह के शोज होते हैं ना, तो थोड़ी देर के लिए आपको लगता है कि आप फिर से अलाइव हो गए हैं, इस कोविड के लॉकडाउन से निकल के थोड़ा सा कुछ क्रिकेट की बातें कर रहे हैं। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। तो हमारे साथ मौजूद थी सबेरा पाशा एंड सोहेल खान। इसी तरीके से आपके लिए इंटरेस्टिंग शोज लाते रहेंगे। शाहजेब अली को दीजिएगा ग्रीन टीम से इजाजत। अमान अल्लाह दोस्तों।